हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू राइट रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल, यानी कि किस प्रकार से हम रिसर्च पेपर और आर्टिकल को लिखें, उसको बनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल। A research article is an original research published in a journal, peer reviewed journal। यानी कि जो रिसर्च आर्टिकल है वो एक ओरिजिनल डाटा के ऊपर बेस रिसर्च होती है जो कि किसी भी जर्नल में, पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश होता है। यानी कि ऐसा कोई आपका शोध कार्य जो कि प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस हो और वो किसी भी जर्नल में पब्लिश हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रिसर्च आर्टिकल। सेकंड है इसमें रिसर्च आर्टिकल इज बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, यानी कि जो रिसर्च आर्टिकल है इसका मुख्य जो आधार है वो प्राइमरी डाटा बेस होते हैं। यानी कि आपको जो डाटा है वो खुद को फील्ड में जाके कलेक्ट करने हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर इज नॉर्मली प्रेजेंटेड एट ए कॉन्फ्रेंस सेमिनार, यानी कि ऐसा कोई आपका शोध कार्य जो कि आपने किसी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में प्रेजेंट किया है उसको हम रिसर्च पेपर बोलते हैं। द पेपर में बी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो आपका ये जो रिसर्च पेपर है ये पब्लिश्ड भी हो सकता है और कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग में अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर में एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो पेपर है वो कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में प्रेजेंट किया जाता है, उसे पेपर कहते हैं। और वही आपने अच्छे तरीके से उसको जो जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने भेज दिया और उस जर्नल में आपका जो पेपर प्रिंट हो गया, छप गया, तो वो आपका आर्टिकल कहलाता है। यहां हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल कि जो रिसर्च आर्टिकल है या जो पेपर है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो शामिल किए जाने चाहिए। तो पहले मैं सारे पॉइंट्स बताता हूं, उसके बाद में एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका टाइटल, दूसरा है ऑथर नेम एंड एफिलिएशन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट, चौथा है कीवर्ड्स, पांचवा है इंट्रोडक्शन, छठा है ऑब्जेक्टिव, सातवां है मेथोडोलॉजी, आठवां है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नौवां है रिजल्ट एंड डिस्कशन, दसवां है कंक्लूजन, 11वां है एक्नॉलेजमेंट और 12वां है रेफरेंसेस। यानी कि ये जो 1 से 12 तक के जो पॉइंट है वो आपके किसी भी रिसर्च आर्टिकल में कवर होने जरूरी हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। 13वां बिंदु है फॉलो मैनस्क्रिप्ट गाइडलाइन, 14 नंबर है डोंट मेक कॉपी एंड पेस्ट, 15 है प्लेरिज्म चेक, 16 है चेक ग्रामर एंड सेल्फ रिव्यू, 17 है प्रमोट योर पब्लिश्ड वर्क और 18 है सब्सक्राइब द जर्नल। यानी कि जो लास्ट के 6 पॉइंट है वैसे ये आपके आर्टिकल पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनको भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल या पेपर जो है वो नहीं लिख पाते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं टाइटल का कि टाइटल जो है हमारा आर्टिकल का किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है आपका टाइटल जो है वो एकदम से प्रिसाइज होना चाहिए। जो भी आप आगे अपने आर्टिकल में प्रेजेंट कर रहे हैं, आर्टिकल में अपनी बात कर रहे हैं, उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए और उससे वो संबंधित होना चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए, बी कंसाइज और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। इनकी जैसे ही आपके टाइटल को कोई पढ़ता है तो ऐसे लगना चाहिए कि वास्तव में आपका जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है और
अट्रैक्टिव है और शॉर्ट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने टाइटल को ही 3 लाइन में 4 लाइन में लिख दिया हो। शॉर्ट करने का उसको आप प्रयास करें। इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, यानी कि उसमें आपने अपने पेपर में क्या प्रेजेंट किया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी जो सूचना है वो मोटी मोटी आपके टाइटल से झलकनी चाहिए। नो एब्रीविएशन, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप अपने टाइटल में यूज ना करें। अगर यूज करते हैं तो उनका जो एलोबरेट जो नाम है वो आपको अवश्य लिखना चाहिए। टाइटल मस्ट बी रिफ्लेक्ट्स योर रिसर्च, यानी कि जो आपका जो रिसर्च आइडिया है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, वो आपके टाइटल से झलकना चाहिए, उससे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो टाइटल आपका प्रिसाइज, कंसाइज, अट्रैक्टिव, शॉर्ट, इंफॉर्मेटिव और आपका जो रिसर्च किया है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए आपको तैयार करना चाहिए। दूसरा है ऑथर नेम एंड एफिलिएशन। सबसे पहले है राइट योर फुल नेम, कि आप जहां भी अपना पेपर भेज रहे हैं टाइटल के नीचे, टाइटल के बाद में आप अपना पूरा जो नाम है वो आप अवश्य लिखें। ऐसे बहुत सारे पेपर देखने को मिलते हैं जिनमें पूरा नाम नहीं दिया हुआ होता है। मेंशन योर कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि नाम के बाद में आप किस कॉलेज में कार्यरत है, किस यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उसका पूरा नाम जो है आपको लिखना चाहिए। और पूरे नाम से यहाँ तात्पर्य, जैसे आप अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो आप पूरा लिखें डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, ऐसे आप पूरा उसमें लिखिए। राइट योर ईमेल आईडी, यानी कि नेम और एफिलिएशन के बाद में आप अपना ईमेल आईडी अवश्य लिखिए। क्लियरली राइट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर ईमेल, यानी कि आपके पेपर में एक से ज्यादा अगर ऑथर हैं तो आप उसमें स्पष्ट लिखें कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑथर है उसका ईमेल आईडी कौन सा है। तीसरा बिंदु है एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हमारे जो पेपर है उसका एक तरह से हार्ट होता है, और अगर हार्ट अच्छा होगा तो हमारा पेपर भी अच्छा होगा। और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मतलब है कि आपने जो रिसर्च किया उसकी पूरी जो समरी है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। मस्ट बी रिफ्लेक्ट योर रिसर्च, यानी कि जो आपने रिसर्च किया है वो भी आपके इस एब्स्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट जो है वो होनी चाहिए। तीसरा है वर्ड लिमिट बिटवीन 150 टू 250 वर्ड्स, यानी कि जो आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो 150 से 250 के शब्दों के बीच में ही होना चाहिए। या आप जिस भी रिसर्च जर्नल में अपना आर्टिकल भेज रहे हैं उनकी क्या गाइडलाइन है, वो कितने शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाना चाहिए। और एक पैराग्राफ में आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 150, 200, 250 शब्द लिखे और उसी में आपने 3-4 जो पैराग्राफ है वो बना दिए। चौथा है आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी आपको अपने टॉपिक से संबंधित ही ऐड करनी चाहिए और 5 से 6 जो कीवर्ड्स है वो पर्याप्त होते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका टॉपिक टाइटल कुछ और है, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है और कीवर्ड आपने कुछ और लिख दिए। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। सुटेबल फॉर इंडेक्स सर्च, यानी कि उसको कोई गूगल में इंडेक्सिंग सर्च करता है उसके लिए भी वो सुटेबल होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए और स्पेसिफिक जो है आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। पांचवा है आपका इंट्रोडक्शन, कि आप जो रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या लिखें, उसमें क्या क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम 2 पेज से आपके ज्यादा अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपने इंट्रोडक्शन में ही 3-4 पेज लिख दिए हों और इंट्रोडक्शन भी आपका जो है वो आपके
रिसर्च से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, टाइटल कुछ और है और इंट्रोडक्शन में कुछ और नई बात आप लिख रहे हो। वो आपके रिसर्च के से रिलेवेंट इंट्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए और रिफ्लेक्ट योर रिसर्च। आपने जो रिसर्च की है वो इंट्रोडक्शन में झलकनी चाहिए, वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि आप उसमें इंट्रोडक्शन में करंट डाटा को यूज करें, क्योंकि आप अगर इंट्रोडक्शन में करंट डाटा यूज नहीं करते हैं तो वो आपका जो पेपर है, आर्टिकल है, इतना इफेक्टिव जो है वो नहीं होगा। और साथ में ही चूंकि ज्योग्राफी के हम स्कॉलर हैं तो ज्योग्राफी में मैप्स जो है वो अपना अलग से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जिस भी एरिया का, जिस भी जिले का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका आप की मैप जो है वो अवश्य दें। छठा बिंदु आता है आपका ऑब्जेक्टिव का, कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है लिंक्ड विद हाइपोथेसिस, या आपकी जो हाइपोथेसिस है, आपने हो सकता है कि जो आप पेपर लिख रहे हो वो आपके किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित हो, वो आपकी पीएचडी से संबंधित हो, उसमें जो आपकी हाइपोथेसिस रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो लिंक या उससे जुड़े हुए होने चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट वी एक्सपेक्ट टू स्टडी, यानी कि आप उसमें पहले से ही मेंशन कर दें कि आप अपनी स्टडी में क्या करना चाहते हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 4-5 पॉइंट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं आप, इसमें भी 4 से 5 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने ऑब्जेक्टिव में ही 10-11 पॉइंट जो है वो लिख दिए हैं तो आपका जो पेपर है, आर्टिकल है, वो एकदम से कंफ्यूज्ड हो जाएगा और उसमें जो ऑथर जो आपके आर्टिकल पेपर को पढ़ेंगे उसमें कोई ज्यादा उनको रुचि उनकी नहीं रहेगी। लॉजिकल एंड रिलेटेड टू योर रिसर्च टाइटल, यानी कि जो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉजिकल होनी चाहिए और जो आपका टाइटल है उससे वो रिलेट करते हुए आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रेम करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। जैसे आपको चूरू जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो कृषि के नए नए आयाम हैं उनका आपको अध्ययन करना है, तो आप उसमें लिखेंगे कि चूरू जिले में कृषि में उपयोग किए जाने वाले नए आयामों का अध्ययन करना। कई लोग इसको अध्ययन नहीं करने करने के साथ में लिख देते हैं कि नए आयामों का प्रचार करना, प्रसार करना। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आप इस तरह के शब्दों का ऑब्जेक्टिव में यूज आप नहीं करें, क्योंकि हम जो अपनी रिसर्च में सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, न कि कोई प्रचार प्रसार का काम जो है वो कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये झलकना चाहिए कि आप संबंधित क्षेत्र का किसी संबंधित टॉपिक को लेके अध्ययन कर रहे हैं। सातवां है मेथोडोलॉजी। ये आपके रिसर्च जो आर्टिकल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो आपने कौन सी यूज में ली है। सबसे पहले इसमें आपको क्लियर पहले से देना पड़ेगा हाउ विल यू कलेक्ट और जनरेट डाटा, की आप किस तरह से अपने डाटा को आपने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करेंगे। दूसरा है हाउ विल यू एनालाइज द डाटा, की आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसको आपने एनालाइज जो है वो कैसे किया है, ये भी आपको उसमें क्लियरली देना पड़ेगा। एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, की आपने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाई है, कौन सी मेथोडोलॉजी से आपने जो है डाटा कलेक्ट किए हैं, किस प्रकार से कलेक्ट किए हैं, वो पूरा जो प्रोसीजर है वो उसमें इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सोर्स, यानी कि आपको ये भी उसमें मेंशन करना चाहिए कि जो आपके जो डाटा के जो सोर्सेज है वो प्राइमरी हैं या सेकेंडरी है। यहाँ प्राइमरी से मतलब है कि आपने स्वयं ने डाटा कलेक्ट किए तो किस प्रकार से कलेक्ट किए। एक जिले में
मान लीजिए अगर 7 तहसील है तो आपने कितनी तहसीलों का चयन किया। एक तहसील में मान लीजिए अगर 100 गांव है तो आपने कितने गांवों का चयन किया। अगर एक गांव में 200 हाउस होल्ड है तो आपने कितने प्रतिशत हाउस होल्ड का सर्वे किया। ये सब आपको अपनी मेथोडोलॉजी में देना चाहिए। और अगर आपने सेकेंडरी डाटा का यूज किया तो वो सेकेंडरी डाटा का सोर्सेज क्या है, कहां से आपने वो डाटा लिए हैं, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है आपके डाटा एकदम से सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि आपके रिसर्च में जो वजन है वो बढ़े। और इसमें जो मेथोडोलॉजी आप लिखते हैं किसी भी आर्टिकल में, ये आधे पेज से ज्यादा आप इसको नहीं लिखें, आधे पेज में ये सफिशिएंट है। अगला बिंदु है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि दूसरे लोगों ने जो कार्य किया है उनको आप को कैसे मेंशन करना है। आपको उनको उसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उसकी 2 या 3 लाइन में समरी जो है वो देनी पड़ेगी कि आपसे पहले किन किन लेखक ने इस टॉपिक पे काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है, उसकी एक कंप्रेहेंसिव समरी है वो आपको 2-2, 3-3 लाइन में देनी पड़ेगी। द लिटरेचर रिव्यू एक्नोलेज द वर्क ऑफ प्रीवियस रिसर्च, यानी कि जो पहले के जो शोधकर्ता हैं या लेखक है उनको आपको एक्नोलेज जो है वो इसमें करना चाहिए। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उनका नाम आपको अवश्य देना चाहिए। रिव्यू रिसर्च आर्टिकल, बुक्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि जो रिव्यू आपको करना है वो पहले के जो पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स है, रेफरेंस बुक्स है, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स है, उनको सबको पढ़ के उनका पूरा संदर्भ देते हुए आपको रिव्यू जो है वो लिखना चाहिए। कई बार ये होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने कुछ पर्टिकुलर बुक्स का, रिपोर्ट्स का, आर्टिकल का कहीं भी कोई हवाला नहीं दिया है, लेकिन आप जो अपने आर्टिकल के अंत में जो आप रेफरेंस देते हैं, संदर्भ देते हैं, वहां बहुत सारे जर्नल्स का, बुक्स का, रिपोर्ट्स का नाम लिख देते हैं। तो ये उससे आपका रिलेट करते हुए होना चाहिए जो आपने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जिनका संदर्भ दिया है, उन्हीं को आप लास्ट में रेफरेंस में आप उनका हवाला वहां पर भी आप दीजिए। थ्योरेटिकल बेस फॉर द रिसर्च, यानी कि जो आपकी जो रिसर्च है उसका ये थ्योरेटिकल बेस जो है उसको ये मजबूती से आधार जो है वो प्रदान करता है। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आपका बहुत अच्छा और सॉलिड जो है वो होना चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत सारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है, नेशनल लेवल की भी है, इंटरनेशनल लेवल की भी है, उसमें आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स, बुक्स, रिपोर्ट सब आपको मिल जाती है। उनका अध्ययन भी आप कर सकते हैं, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं और उसके बाद में एक अच्छा सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है आप तैयार कर सकते हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ये भी आपका 1 से 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो आर्टिकल है वो उसमें आपने 4 पेज का रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख दिया। और इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 25 से 30 जो है आर्टिकल्स है या बुक्स है या रिपोर्ट्स है उनका आप इसमें संदर्भ जो है दीजिए। क्योंकि आपका जो आर्टिकल है आप किसी भी जर्नल में भेजेंगे तो उनकी भी एक लिमिट है। उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है ऑथर को कि आपका जो आर्टिकल मैक्सिमम इतने वर्ड्स में या मैक्सिमम इतने पेजेस में होना चाहिए। तो उन सब को देखते हुए ही आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो 1 से 1.5 पेज के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से 9वां बिंदु है रिजल्ट एंड डिस्कशन का, कि इसमें आपने जो रिसर्च किया है उसमें जो भी आपने टेबल बनाई है और उनका सब एक लॉजिकल ऑर्डर क्रम से उनको एक्सप्लेन जो है वो करते हुए जाए। इसी में आपने जो भी टेबल बनाई है, ग्राफ बनाए हैं, मैप्स बनाए हैं, उनका प्रॉपर आप नंबरिंग दे।
जैसे आपने 5 टेबल बनाई है तो 5 टेबल का 1 2 3 4 5 नंबर दें। ग्राफ और मैप्स बनाए तो उनका भी एक प्रॉपर नंबर दीजिए और उनका एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसको आपको फॉलो करना है। और ये बहुत सारे जो जर्नल है सबका थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन में टेबल्स, ग्राफ, मैप्स के जो नंबरिंग का फॉर्मेट है वो आपको देना चाहिए। टेबल एंड डाटा यूनिट्स मस्ट बी क्लियर, यानी कि जो टेबल में आपने जो डाटा की यूनिट दी है, जैसे मान लो आपने क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल आपका हेक्टेयर में है या किलोमीटर में है या मील में है, या आपको ऊपर एक तरफ आपको क्लियरली लिख देना चाहिए। या मान लो आपने जनसंख्या किसी क्षेत्र की दिखलाई है तो जनसंख्या आपकी थाउजेंड्स में है या लाख में है या किस में है, ये भी आपको क्लियरली ऊपर जो है वो मेंशन कर देनी चाहिए। अगला बिंदु है एलाबोरेट एंड एक्सप्लेन योर रिजल्ट, कि आपके जो रिजल्ट आए हैं आपने टेबल बना ली, उनमें प्रॉपर नंबर डाल दिए, अब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन जो है अपने पेपर में उसको आपको करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार का रहा, उसको आप एक्सप्लेनेशन देते हुए पूरा आपको राइटअप जो है वो करना है। मेंशन सोर्स ऑफ टेबल, ग्राफ, मैप्स, यानी कि आपने टेबल, ग्राफ, मैप्स कहाँ से लिए हैं, उसका स्रोत क्या रहा, ये आप हर टेबल, ग्राफ, मैप के नीचे आप अवश्य दें। मान लीजिए कि आपने जो डाटा है वो फील्ड से प्राइमरी डाटा ग्रुप में कलेक्ट किए हैं तो आप उनके नीचे उसके नीचे सोर्स में लिख दीजिए कलेक्टेड बाय रिसर्च स्कॉलर या कलेक्टेड बाय स्वयं। या आपने ग्राफ बनाए हैं तो आप उसको लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ या स्कॉलर। या मैप्स, आपने मैप्स का स्रोत आप अवश्य दें। मैप्स किसी न किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने वो बनाए होते हैं तो उनका आप संदर्भ अवश्य दें कि कौन से डिपार्टमेंट और कहां से आपने वो मैप जो है वो लिए हैं। तो सोर्सेज जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका जो आर्टिकल है या पेपर है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर आपने उसमें कुछ फोटोज दी हैं, इमेजेस दी हैं, तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए और एकदम से क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें ओरिजिनल फोटो नहीं है तो भी उसमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और फोटो अगर क्लियर नहीं है तो आपका जो जर्नल है वो प्रिंट होगा तो उसमें आपका जो पेपर है उसमें वो फोटो बहुत अच्छे से नहीं आएगी, तो आपके जो पेपर का जो इम्पैक्ट जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। तो हमेशा आप बिल्कुल ओरिजिनल और क्लियर जो इमेज है फील्ड से लेके आए वो ही आप उसमें दें। इंक्लूड्स स्केल बार्स, कोऑर्डिनेट्स एंड इंडेक्स ऑन मैप्स, आपने कोई मैप्स बनाए हैं तो उसमें आपको बाकायदा स्केल बनाना चाहिए और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स है, जिस क्षेत्र एरिया का आपने मैप दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको उसमें प्रॉपर देने चाहिए। और उसमें आपने कोई मान लो क्रॉपिंग पैटर्न दिखाया है या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखाई है मैप में, तो उसकी उस मैप में इंडेक्सिंग जो है वो आपको प्रॉपर रूप से बनानी चाहिए। अब हम देखते हैं कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में मुख्य रूप से जो आपका आर्टिकल है या पेपर है उसकी आपको एक समरी लिखनी है कि आपने किस टॉपिक को, किस ऑब्जेक्टिव को लेके रिसर्च की थी और उसकी जो समरी है वो आपकी क्या है और उसमें क्या आपने दिखाया है। और अगला बिंदु है रिफ्लेक्ट ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड रिजल्ट्स, यानी कि आपका जो कंक्लूजन है, सारांश है, उसमें आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आपने जो मेथोडोलॉजी ली है, आपके जो रिजल्ट है, उन सब का जो सारांश उसके अंदर आपको देना चाहिए। डोंट ऐड न्यू डाटा आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो कंक्लूजन है उसमें आप कोई नई चीज न दें, कोई नए डाटा या नया आर्ग्यूमेंट उसमें नहीं डालें। वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी और रिजल्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कई बार पेपर पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि जो कंक्लूजन है उसमें नई चीज उसमें ऐड कर दी है, ये आपको उसमें नहीं देना है। नॉट मोर देन हाफ पेज, यानी कि जो आपका कंक्लूजन है ये भी हाफ पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी जिस आप जर्नल में अपना
आर्टिकल भेज रहे हैं उसके गाइडलाइन के अनुसार आपको अपना कंक्लूजन जो है वो लिखना चाहिए। आप इसमें ये भी दे सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह की जो रिसर्च है इस टॉपिक संबंधित की जानी चाहिए, ये आप उसमें इंडिकेशन जो है वो दे सकते हैं ताकि उसमें कुछ उसका जो बेस है वो बन सके। 11वां बिंदु आता है एक्नॉलेजमेंट का, और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उस रिसर्च में किन लोगों ने हमें सहयोग किया है, उन लोगों के नाम इसमें देने चाहिए। या मान लीजिए आपका जो रिसर्च आर्टिकल है या पेपर है ये कोई यूजीसी से या किसी भी फंडिंग एजेंसी से फंडेड है, तो उसका आपको नाम डिपार्टमेंट का वो आपको अवश्य मेंशन करना चाहिए। और इसमें ये भी ध्यान रखें कि उसमें 3 से ज्यादा नाम जो है 3-4 से ज्यादा नाम उसमें आप बिल्कुल भी एक्नॉलेजमेंट में नहीं दें, क्योंकि ये आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल में एक सीमा होती है शब्दों की। तो आप जो बहुत ही स्पेसिफिक जिन्होंने आपकी हेल्प की है या जो फंडिंग एजेंसी है सिर्फ उन्हीं के आप नाम इसमें एक्नॉलेजमेंट में आप दीजिए। 12वां महत्वपूर्ण बिंदु है रेफरेंसेस का, कि दूसरे लोगों ने जो काम किया है उनका आप रेफरेंस अवश्य दें। आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी आपने बुक्स, रिपोर्ट्स और जर्नल्स की स्टडी की है उनका आप नाम अवश्य दें। और साथ में एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है रेफरेंसेस लिखने का, ये बहुत सारे जर्नल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप उसका पहले अध्ययन कर लें और उस स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आप जो है रेफरेंस को आप लिखें। ऑथर, एडिटर, यानी कि इसमें ऑथर और एडिटर का नाम भी आपको लिखना है। अगर कोई बुक है जो किसी के द्वारा एडिटेड है तो उसको ब्रैकेट में आप ईडी अवश्य लिखें, ताकि जो भी इसमें पढ़ने वाले हैं उनको ये स्पष्ट हो जाए कि ये जो बुक है ये किसी के द्वारा लिखित है या एडिटेड है। इसी प्रकार से जो आप बुक का टाइटल है या उसमें कोई पेपर का आप संदर्भ दे रहे हैं तो वो आप इटैलिक में लिखें। यहाँ पर भी ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। और साथ में ही आपका कोई बुक है या जर्नल है तो उसका सीरीज टाइटल, उसका नंबर, उसका इश्यू नंबर, कौन सा एडिशन है, कौन सा वॉल्यूम है, ये आप पूरा जो है रेफरेंसेस में अवश्य दें कि कब ये पब्लिश हुई, कौन सा एडिशन था, कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा इश्यू था। रेफरेंसेस में ये सब चीजें आप अवश्य डालें। और उसी में अगर कोई बुक है या कोई जर्नल है वो कहाँ से पब्लिश हुआ है उस जगह का नाम भी आप अवश्य उसमें दें। तो ये 1 से 12 तक के जो बिंदु है ये तो हुए हमारे पेपर के आर्टिकल के लिखने से संबंधित। और अब हम इसी में आगे चलते हैं कि हमें अपना आर्टिकल या पेपर किस प्रकार से लिखना। तो ये 13 नंबर का बिंदु है, फॉलो मैनस्क्रिप्ट गाइडलाइन। जिस भी जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में आप अपना पेपर या आर्टिकल भेज रहे हैं, भेजने से पहले उसकी जो गाइडलाइन है उसको आप अवश्य पढ़ें कि वो किस फॉर्मेट में, कितने वर्ड्स में, कौन कौन से पॉइंट्स में वो आपका पेपर या आर्टिकल चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है वो गाइडलाइन को नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद में उनका जो पेपर है या आर्टिकल है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उनकी जो गाइडलाइन है उसको आप अवश्य पढ़ें, उसका आप अध्ययन अवश्य करें। और साथ में वो कौन से फॉन्ट में, कौन सी फॉन्ट साइज में और लाइन स्पेसिंग में कितना मांग रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आप उसकी सेटिंग जो है वो चेंज अवश्य करें। और जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो जर्नल जो है उन्होंने मैक्सिमम वर्ड्स की लिमिट दी होगी, आप उसको फॉलो करते हुए ही अपना पेपर जो है वो तैयार करें। ऐसे नहीं कि उन्होंने आपसे 2500
वर्ड्स के लिए बोला है और आपने अपना आर्टिकल उनको 5000 वर्ड्स में भेज दिया है, तो वो भी आपका जो आर्टिकल या पेपर है शायद पब्लिश नहीं हो पाएगा। और जो भी उसमें आप टाइटल और सब टाइटल लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू उनके गाइडलाइन आपका एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें मैक्सिमम पेजेस की संख्या मांगी मांगी गई है तो उससे ज्यादा पेज आप बिल्कुल भी नहीं दें। और कभी भी अपने पेपर को, आर्टिकल को पीडीएफ फॉर्मेट में आप नहीं भेजें। हमेशा ज्यादातर जो जर्नल है वो उसको वर्ड फॉर्मेट में ही मांगते हैं, क्योंकि उसको बाद में जो एडिटर है उसको एडिट करते हैं, उसमें जो नेसेसरी चेंजेस है वो करते हैं। तो अगर आपने वर्ड फॉर्मेट में भेजा है तो ही उसमें एडिटिंग की सुविधा होती है। अगर आप उसको पीडीएफ में भेजते हैं तो फिर वो एडिटिंग नहीं हो पाएगा। अगला बिंदु है डोंट मेक कॉपी एंड पेस्ट। बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ दूसरों के जो वर्क है, जर्नल है या आर्टिकल है उनमें से सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कॉपीराइट का वायलेशन है। कॉपीराइट एक्ट के तहत इसमें आपके खिलाफ जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप कभी भी सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम जो है वो न करें। और आपका अगर पेपर मान लीजिए आपने किसी जर्नल में भेज दिया है कॉपी पेस्ट करके, आपका ओरिजिनल पेपर नहीं है और जाने अनजाने में वो अगर पब्लिश भी हो गया है और बाद में उस पे कोई क्लेम करता है तो आपको पब्लिशर जो है वो ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। और जो पहले वाला जो ऑथर है जिसने मूल पेपर लिखा था वो आप पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो इस तरह का काम आप नहीं करें। अगला बिंदु है प्लेजरिज्म चेक का, कि आपका जो आर्टिकल या पेपर है उसको आप किसी को भी भेजने से पहले ऑनलाइन आप ये देख लें कि उसमें ओरिजिनल कितना है और कॉपी पेस्ट किया हुआ कितना है। और इसको देखने के साथ ही जो जर्नल है उसकी गाइडलाइन को भी आप अवश्य देखें कि वो आपको प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये कुछ नाम मैंने यहाँ दिए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल ऑनलाइन हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। उनके माध्यम से आप पूरा अपने पेपर का प्लेजरिज्म चेक करने के बाद आप जब इंश्योर हो जाएं कि आपका जो काम है, वर्क है वो ओरिजिनल है, तो ही आप इसको भेजें। क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट करके पेपर भेज दिया है लेकिन जिस पब्लिशर को आपने भेजा है वो भी इसको चेक करते हैं। तो वहां पर भी अगर प्लेजरिज्म में आपके जो कंटेंट है वो 10% से अगर ज्यादा आते हैं तो शायद आपका पेपर रिजेक्ट जो है वो हो जाएगा। अगला बिंदु है चेक ग्रामर एंड सेल्फ रिव्यू। यानी कि आपका पूरा पेपर जब फाइनल हो जाता है तो आप खुद अपने मैनस्क्रिप्ट का जो ग्रामर है, इंग्लिश है या हिंदी, जो जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा है उसमें आप उसकी ग्रामर चेक करें, स्पेलिंग चेक करें और जो बेसिक इंग्लिश का जो फॉर्मेट है उसको आप अवश्य फॉलो करें कि कहाँ पर कौन से शब्द का पहला अक्षर कैपिटल आएगा या नहीं आएगा। जो बेसिक इंग्लिश है उसके फॉर्मेट को आप अवश्य देखें और पूरे पेपर को खुद आप रिव्यू करें। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस करें और उसके बाद ही अपने पेपर को आप जो है भेजें। 17वां बिंदु है प्रमोट योर पब्लिश्ड वर्क। यानी कि आपका पेपर जो है, आर्टिकल जो है वो छप गया, प्रिंट हो गया, पब्लिश हो गया, लेकिन आपको उसको प्रमोट भी करना है। तो उस प्रमोशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, उनके माध्यम से आप अपने पब्लिश्ड वर्क को, अपने ओरिजिनल वर्क को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आईडी है, वेबसाइट है ओडशीट के नाम से, उस पे आप अपनी आईडी बना के अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं। तो उससे भी आपको आपका जो रिसर्च वर्क है उसकी जो वाइड पब्लिसिटी है वो हो सकती है।
इसके अलावा आजकल बहुत सारे जर्नल जो है वो पेपर को पब्लिश करने से पहले DOI नंबर जो है वो हर पेपर को अलॉट करते हैं। तो अगर जर्नल ने DOI नंबर नहीं लिया तो आप खुद भी DOI नंबर जो है वो लेके अपने पेपर को जो है वो रिसर्च वर्क को प्रमोट जो है वो कर सकते हैं। और आपका जो रिसर्च वर्क है उसको आप ओपन एक्सेस बनाएं, यानी कि उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसको कोई भी रीड कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो ओपन एक्सेस है, उनमें आप अपने रिसर्च वर्क को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है, एकेडमिया है, लिंक्डइन है। इनके माध्यम से आप अपने रिसर्च वर्क को जो है प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में भी आप उसका जो लिंक है अपने पेपर का, जिस जर्नल में छपा है उसका लिंक उसमें आप शेयर कर सकते हैं। 18वां बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब द जर्नल। इनकी जिस भी जर्नल में आपका पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिंट हुआ है, आप उस जर्नल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप अवश्य लें, क्योंकि आप अगर उसको सब्सक्राइब नहीं कराएंगे तो वो जो जर्नल है वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपका उन्होंने पेपर पब्लिश किया है तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम 1 वर्ष का जो उसका सब्सक्राइब है वो अवश्य करवाएं। इसी में दिया है इग्नोर अवॉइड प्रीडेटरी जर्नल, यानी कि ऐसे बहुत सारे जर्नल हैं जो ना ही तो किसी रिव्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और वो एक तरह से मान लीजिए कि उनका कोई जो एडिटोरियल बोर्ड है वो भी ऑथेंटिक नहीं होता। आपने आज पेपर भेजा है और 2 दिन बाद में आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे और 1 सप्ताह के बाद में आपके पेपर को वो पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह के जो जर्नल हैं उनको आप अवॉइड करें, उनको आप इग्नोर करें। आपका पेपर अगर इस तरह के जर्नल में पब्लिश भी हो गया है तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं होती है। तो हमेशा रेपुटेड जर्नल में ही आप अपना पेपर भेजें, जहां पर बाकायदा रिव्यू जो प्रोसेस है, पीयर रिव्यू जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, उसी तरह के जर्नल में आप अपने आर्टिकल को भेजें। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसकी जो फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपने किसी जर्नल को सब्सक्राइब करवाया है तो उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए उस सब्सक्रिप्शन फॉर्म में आपको पूरा पोस्टल एड्रेस, पिन कोड सहित आपको देना चाहिए, ताकि हार्ड कॉपी है आपको समय पे मिल सके। और साथ ही जो दूसरे ऑथर जो पेपर लिखते हैं उनको भी आप अवश्य पढ़ें, उनका रेफरेंस आप अवश्य दें। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर ये एक जर्नल है, जर्नल ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। इसमें यहाँ पर ये दे रखा है ऑथर गाइडलाइन। इस तरह से हर जर्नल में ऑथर गाइडलाइन दी हुई होती है, पब्लिकेशन इथिक्स भी दिया हुआ होता है। तो उनको आप अवश्य देखें। यहाँ पर ही दे रखा है सबमिट पेपर, और ये जो ओपन एक्सेस जर्नल है इसमें से आप कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में बहुत सारी बुक्स है सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाती है, या बहुत जो मिनिमम चार्जेस में उपलब्ध करवाती है, आप उनका भी वेबसाइट पे जो है सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो हैं उनका जो आपको जो है स्टेटस पता लग सके। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।